हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैपेसिटर से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is charged with potential V. The flux of the electric field through a closed surface enclosing the capacitor is हमारे पास चार ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें कैपेसिटेंस और हमारा जो गॉस लॉ है दोनों इंक्लूडेड है इस क्वेश्चन में। देखिए कैपेसिटर है उसको हमने एक बैटरी के द्वारा उसको चार्ज कर दिया है। ठीक है, और हमने कैपेसिटेंस की C है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस V दिया तो उसको चार्ज कितना क्लोज हो जाएगा, चार्ज भी C। लेकिन जो कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं उसमें क्या होता है, इधर प्लस Q जितना चार्ज होता है उतना ही माइनस Q चार्ज इधर डेवलप होता है। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया, द फ्लक्स थ्रू द ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग द कैपेसिटर। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी फ्लक्स होगी। ठीक है, थ्रू द एक अनक्लोज सरफेस लेंगे जिसमें हमारा कैपेसिटर है। तो इस ये जो सरफेस है इससे हमारी कितनी फ्लक्स होती है। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का बाय गॉस लॉ इज चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसमें देखने वाली बात है, चार्ज तो उसमें इतना आ गया लेकिन चार्ज जितना प्लस डेवलप होता है उतना ही दूसरी प्लेट पे माइनस डेवलप होता है। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज कैपेसिटर का होता है वो जीरो हो गया। ठीक है, क्योंकि जितना प्लस है उतना माइनस है तो टोटल चार्ज जीरो, तो ये चार्ज हमारा जीरो हो जाएगा तो हमारा फ्लक्स विल बिकम जीरो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर। ये हमारे फिगर में कैपेसिटेंस तीन दे रखे हैं, सबका हमारा कैपेसिटेंस C है और ये कॉम्बिनेशन गिवन है। हमें क्या निकालना, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना इन पॉइंट्स के बीच। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात है। ठीक है, इस वाले कैपेसिटेंस को देखें, अगर ये जो इसकी ये वाली प्लेट है ये भी इस पॉइंट से टच है, इस पॉइंट से अटैच है, और ये वाली प्लेट भी इस पॉइंट से अटैच है। मतलब ये दोनों प्लेट्स एक कॉमन पॉइंट से अटैच है, तो इन दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, बिकॉज दोनों एक कॉमन पॉइंट ये ले लो ये ले लो, ठीक है, इससे अटैच है। ठीक है, तो इनका पोटेंशियल सेम होगा, यानी इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज स्टोर नहीं करेगा, जब चार्ज स्टोर नहीं करेगा तो इस कैपेसिटेंस का इस सर्किट में कोई महत्व नहीं है, इसका होना ना होना एक ही बात है, तो इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल सर्किट बन गया हमारा। ठीक है, इसमें हमारे दो कैपेसिटर हैं, दोनों पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटेंस ऐड हो जाते हैं, बिकम नेट कैपेसिटेंस बिकम 2C, तो हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिन मेटल प्लेट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर C। तो हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C है, इसके बीच में हमने थिन मेटल प्लेट ऐसे इंसर्ट कर दी है P in such a way that its edges touch the two plates। ठीक है, इसकी एजेस जो है पी प्लेट की, ये दोनों एजेस जो कैपेसिटर था उसके एजेस को टच कर रहे हैं। अब इसकी कैपेसिटेंस क्या है। ठीक है, नाउ व्हाट इज कैपेसिटेंस। देखो इसको ये प्लेट है, ये मेटल की प्लेट है, इट इज अ कंडक्टर, और ये जो प्लेट्स होती है कैपेसिटर की ये भी कंडक्टर की होती है, यानी एक पूरा कंडक्टर है, ये आपस में ज्वाइंट है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब इसको पोटेंशियल डिफरेंस रोक देंगे तो ये तो उसमें चार्ज स्टोर थोड़ी होगा, इसमें चार्ज होगा, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग, क्योंकि ये पूरा कंडक्टर हो गया और सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे हमने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें हमने पार्शियल प्लेट वाला एक वीडियो था कि मेटल प्लेट्स के इफेक्ट पार्शियल, हमने डायलेक्ट्रिक वाली एक वीडियो था उसमें हम पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है स्पेशल केस में कि जब कंडक्टर लगता है तो उसकी कैपेसिटेंस जो होती है इनफिनिट आती है, मतलब उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है। और इजीली यहां पे देखा जा सकता है कि अगर इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो यहां पे चार्जेस विल नॉट स्टोर, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग, क्योंकि सर्किट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इट कैन नॉट बी फॉर्म, इट इज इनडिटरमिनेट। ठीक है, अगर उसको फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं तो इनफिनिट आता है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो एक्चुअली इट इज इनडिटरमिनेट, तो हमारा ऑप्शन जो इसमें आएगा, ऑप्शन आएगा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर है हमारे पास, इट शोज टू कैपेसिटर्स, ये C1 है, ये C2 है, in series and joined to a battery. The graph shows the variation of the potential as one moves from left to right on the branch resisting the capacitor. ठीक है, जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं along the capacitors तो ये ग्राफ आ रहा है। ठीक है, as we move from left to right ये डिस्टेंस है, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस का ये ग्राफ।
ठीक है। तो हमें इससे चार ऑप्शन दे रखे हैं कि C1 C2 से बड़ा है, या दोनों बराबर है, C1 C2 छोटा है, या फिर ये दिस इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट, ताकि हम डिसाइड नहीं कर सकते इस इंफॉर्मेशन से कि कौन सा बड़ा है, छोटा है, बराबर। ठीक है, तो देखते हैं, अब ग्राफ को देखते हैं, यहाँ से उधर चलते हैं, क्योंकि यहाँ से उधर चले, स्टार्ट यहाँ से किया, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं थे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, जीरो है। C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। जब हम आगे बढ़े तो हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो इसके क्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया। फिर हम आगे, इधर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इधर फिर हमारा, जब हम आगे बढ़े तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, V इज जीरो, चेंज इज जीरो। फिर हम यहाँ गए तो अगेन चेंज आया, हमारा फिर चेंज आया, और फिर यहाँ से गए, यहाँ तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, तो इसलिए देयर इज नो चेंज। ठीक है, तो इस तरह बना, ये जो दो हमारे आ रहे हैं एकदम से जंप, ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस C1 एंड C2। तो पहला वाला C1 पे पोटेंशियल डिफरेंस से जंप आएगा, और C2 पे जो दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जो चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्लियरली लिख रहा है इसका चेंज ज्यादा है, यानी C1 का चेंज ज्यादा है, यानी C1 का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू C2। ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, एज कंपेयर टू दूसरे कैपेसिटर। अब हमें कैपेसिटेंस के बारे में जानना है कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस होते हैं Q/V। ठीक है, और क्योंकि दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं, तो जो चार्ज में होगा वही चार्ज में होगा, यानी चार्ज तो कांस्टेंट है, तो इस केस में कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस कम होगा, वाइस वर्सा। क्लियरली जो C1 का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, तो C1 जो है वो लेस होगा एज कंपेयर टू C। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, इसमें ऑप्शन आ गया C1 इज लेस देन C2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, टू मेटल स्फीयर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 and C2 carry some charges, they are put in contact and then separated, the final charge Q1 and Q2 and then will satisfy हमारे पास चार ऑप्शन। हमारे पास दो कैपेसिटेंस है, स्फीयर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1 and C2 है, और उनके पास कुछ चार्ज है जिसको हम, ठीक है, they are put in contact and then separated। तो हमें फाइनल चार्ज और कैपेसिटेंस में रिलेशन निकालना है। ठीक है, हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम दो कैपेसिटर्स या कुछ ही दो कंडक्टर्स को आपस जोड़ेंगे तो उनमें चार्जेस इधर उधर जाएंगे। चार्ज कैसे मूव करते हैं, चार्जेस हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करते हैं, और तब तक मूव करते हैं जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो। यानी जब उनको टच करके रखेंगे तो एक से हायर से लो में जाएंगे, लेकिन दोनों में पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, चार्जेस के हिसाब से नहीं देखते हैं, पोटेंशियल के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, दोनों में पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी जो V1 पोटेंशियल होगा वही V2 होगा, तब तक चार्जेस आने बंद हो जाएंगे। ठीक है, एंड वी नो C is equal to Q/V। V क्या होता है, इट इज Q/C। ठीक है, तो यहाँ पे V1 क्या होगा, इट विल बी Q1/C1, V2 होगा Q2/C2। रिलेशन निकालने के Q1/V2 is equal to C1/C2। तो उनके कैपेसिटेंस और चार्जेस में ये रिलेशन होगी। तो हमारा ऑप्शन इसमें आ गया बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a dielectric slab is inserted between the plates of an isolated charge capacitor, which of the following quantities will remain same। ये हमारा चार्ज कैपेसिटर है, जैसे कैपेसिटर है, ठीक है, आइसोलेटेड है, बिल्कुल अलग रखा हुआ है, बैटरी से ज्वाइन नहीं है, इसमें हमारा चार्ज था प्लस Q था। अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया। ठीक है, और सब डाइलेक्ट्रिक हो सकते, अब K इसमें डाल, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटीज जो है सेम रहे। ठीक है, बारी बारी से देखते हैं। पहला था इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैपेसिटर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक कैपेसिटर की सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होती है, लेकिन अगर उसमें डायरेक्टली भर देते हैं तो इट बिकम सिग्मा अपॉन ई एप्सिलॉन। ठीक है, इसमें सिग्मा सेम रहेगा क्योंकि इसमें चार्ज, क्योंकि आइसोलेटेड है, चार्ज तो ना तो कहीं से आएगा नहीं जाएगा, तो दिस क्वांटिटी सिग्मा विल रिमेन सेम, दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे k एक्स्ट्रा आएगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसकी चेंज होगी। ठीक है, एंड सेकंड इज द चार्ज इन द कैपेसिटर। ये हमने अभी बता दिया कि चार्ज है वो कहां से कहां जाएगा, क्योंकि वो आइसोलेटेड है, ना तो जा सकता है ना ही वो आ सकता है।
ठीक है। तो इसमें जो चार्ज है ये तो सेकंड तो हो गया कि द चार्ज ऑन द कैपेसिटर रिमेन द सेम। अब हम थर्ड देखते हैं, सी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। देखो, और चौथा है जस्ट एनर्जी स्टोर द कैपेसिटर। जब हम डायरेक्टली भर देते हैं तो हमने पढ़ा है कैपेसिटर जो होती है इट बिकम्स K टाइम्स एयर कैपेसिटर कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाती है जब उसमें डायरेक्टली भरते तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस से K टाइम्स होती है न्यू कैपेसिटेंस। देखो कैपेसिटेंस चेंज होगी, चार्ज हमारा हो गया है, तो ऑब्वियसली हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा क्योंकि तीनों में रिलेशन है C Q/V। Q तो कांस्टेंट है, चार्ज इज कांस्टेंट, बट हमारा C चेंज होगा। अगर C चेंज होगा तो हमारा V भी चेंज होगा। तो ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस इट विल नॉट रिमेन सेम। हाँ, अगर ये बैटरी से कनेक्टेड होता उस केस में जितना बैटरी का होता पोटेंशियल तो उतना ही इसका होता, ठीक है। उस केस में पोटेंशियल सेम होता, उस केस में चार्ज फिर हमारा चेंज होता क्योंकि चार्ज अब बैटरी से फ्लो कर सकता है क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा लेकिन चार्ज फ्लो करेगा। लेकिन इसमें ये आइसोलेटेड है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहेगा क्योंकि इसमें चार्ज कहीं नहीं आ सकता, ठीक है, चार्ज वही रहेगा। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। एंड डी इज द स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर। एनर्जी का फार्मूला हमारे पास दो फार्मूले हैं। अगर हम ये वाला फार्मूला लें हाफ Q²/C, हमारा Q तो चेंज नहीं होगा लेकिन C चेंज होगा, एनर्जी भी चेंज होगी। इसका मतलब जो सिर्फ क्वांटिटी ये B जो है चार्ज कैपेसिटर में वो हमारा कंजर्व यानी वो हमारा चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a direct slab is inserted between the plates of a capacitor. The charge of the capacitor is Q and the magnitude of induced charge on the each surface of direct is Q dash. तो भाई चार ऑप्शन बताने हैं, इनमें से कौन सा ठीक है। Q dash may be larger than Q, Q dash must be larger than Q, Q dash must be equal to Q and Q dash must be smaller than Q। ये ऐसा है कि हमारी कैपेसिटर प्लेट है, इसके अंदर हमने इसमें चार्ज Q है प्लस Q, इसमें माइनस Q। इसमें डायरेक्टिव मिलती है और डायरेक्टिव के किनारे सरफेस में चार्जेस Q डैश दोनों तरफ इंड्यूस हो गई, इस तरफ माइनस Q, इस तरफ Q प्लस Q, ठीक है। इस पे एक पूरी वीडियो हमने बना रखी है, ठीक है, कि जब हम इसमें डायरेक्टिव भरते हैं तो कैसे चार्ज इंड्यूस होता है। क्योंकि डायरेक्टिव जो होते हैं अगर पोलर हो या नॉन पोलर हो तो एक पूरी वीडियो बना रखी है। उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके डाइपोल्स होते हैं इस तरह ओरिएंट हो जाते हैं, पूरा बना रखा वीडियो। ऐसे उसके मॉलिक्यूल्स है जो डायरेक्टिव वो ऐसे ओरिएंट होते हैं, इस तरफ डाइपोल्स इस तरह ओरिएंट होते हैं, पूरे नहीं होते, जैसे मैंने तो पूरे दिखा दिए, थोड़े स्लाइटली हो जाते हैं लेकिन उस तरफ हो जाता है, ठीक है। 100% ओरिएंट ना हो लेकिन काफी हद तक ओरिएंट होते हैं इस तरह। बीच के चार्जेस तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, तो हमारे किनारे में चार्ज इंड्यूस होते हैं माइनस और ये प्लस, ये Q डैश है, ये माइनस Q डैश और ये प्लस Q डैश, ठीक है। इसके बारे में देखो, इस केस में क्या होता है कि ये इसके चार्ज में इसको मैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है, कंडक्टर्स में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री वो फ्लो करते हैं, उतना ही फ्लो करते हैं इतना चार्ज होता है, उसको बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें किनारे वाले मॉलिक्यूल से वो सिर्फ अपने डाइपोल चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये चार्जेस जो आएंगे कि इसको पूरे मैच नहीं कर पाते, इससे कम ही रहते हैं। देयर इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर रहती है, जैसे आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई है एक्सटर्नल, ठीक है, अंदर एक अंदर पॉजिटिव अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अंदर वाली जो होती है हमेशा कम बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सिर्फ ये मॉलिक्यूल्स की वजह से ही हमारा चार्ज आएगा, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इन चार्जेस को मैच नहीं कर पाते, ठीक है। तो वीडियो में पूरा बता रखा है, तो ये हमारा होगा Q dash must be always smaller than Q, तो इसका ऑप्शन होता है डी, ठीक है, क्योंकि चार्ज होता है वो पूरा मैच नहीं करता, क्योंकि किनारे के चार्ज ही आ सकते हैं टिल्ट हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो पूरा कभी मैच नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है the separation between the plates of a charged parallel plate capacitor is increased, which of the following quantities will change, ठीक है। पहला है चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, सी एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर एंड डी एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। जैसे चार्ज कैपेसिटर है, सिर्फ चार्ज कैपेसिटर, ठीक है, इनका सेपरेशन जो भी डी है इनको चार्ज करेंगे, प्लस Q माइनस Q, इससे पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका कुछ कैपेसिटर है, ठीक है। और क्वेश्चन में मान के चल रहा हूं कि ये बैटरी से ज्वाइन है, ज्वाइन नहीं है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा नहीं, बट हम मान के चलेंगे ये बैटरी से ज्वाइन नहीं है।
ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम इसको डिस्टेंस का इंक्रीज कर देंगे, इसको खींच देंगे, ठीक है, मान लो इसको डिस्टेंस में खींच के ये बढ़ा दिया, ये पहले खींचा डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो चार्ज में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहेगा। चार्ज अगर बैटरी से चलेगा तो फिर चार्ज का फर्क पड़ता है, क्योंकि ये आइसोलेटेड है, तो इसका चार्ज में तो कहीं जा सकता है ना आ सकता है, ठीक है, तो इसके चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। अब इसका चार्ज कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि जो कैपेसिटेंस होती है इट इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट ए तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है, ये कैपेसिटर है, ये एरिया प्लेट ऑफ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डी चेंज हो रहा है, तो डी चेंज होगा तो इसका कैपेसिटेंस भी चेंज रहेगा, ठीक है, कैपेसिटेंस हो जाएगा, लेकिन चार्ज भी चेंज हो रहा है। कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज कांस्टेंट है बट कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो फिर इस मतलब इसमें चेंज होगा। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास एक फॉर्मूला ये होता है, इक्वल टू हाफ u स्क्वायर अपॉन c। q कांस्टेंट है लेकिन c चेंज हो रहा है, कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है इसका, एज कंपेयर टू दिस एनर्जी भी हमारी चेंज होगी, ठीक है, एनर्जी विल आल्सो चेंज। नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम बिटवीन द, इसके बीच का वॉल्यूम, देखो एनर्जी इसकी चेंज हुई, लेकिन एक्चुअली क्या होता है इसका वॉल्यूम भी ये हमारा बढ़ता है, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी क्योंकि कैपेसिटेंस हमारा जो है घटता है, तो एनर्जी इसके में बढ़ती है ना, कैपेसिटेंस हमारा घटता है, ठीक है, तो एनर्जी इसके में हमारी बढ़ती है, ठीक है, एनर्जी के साथ हमारे वॉल्यूम बढ़ रहा है, हमने इसको डी बढ़ा दिया तो हमारा वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज हो जाएगा, तो जो ओवरऑल जो एनर्जी डेंसिटी होगी दैट विल रिमेन सेम, ये भी बढ़ा ये बढ़ा, तो एनर्जी डेंसिटी सेम रहती है, ठीक है, तो एनर्जी चेंज होती है कैपेसिटर की बट एनर्जी डेंसिटी नहीं होती, तो इसका आंसर आ जाएगा बी एंड सी। अभी क्लास में क्वेश्चन करते हैं, ये 2019 के सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। A parallel plate capacitor of capacitance C is charged to V volt by a battery. After some time, the battery is disconnected and the distance between the plates is doubled. Now, slab of dielectric constant K, one और दो के बीच में है, is introduced to fill the space between the plates. How will the following be affected? Number one, the electric field between the plates of the capacitor, and number two, the energy stored in the capacitor. Justify your answer in each case. ठीक है? तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि नॉर्मल उसका हमने चार्ज कर रखा है, उसका डिस्टेंस के जो है d है, एरिया a है, उसमें a है तो उसका एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, इसमें एनर्जी क्या होती है, इसकी कैपेसिटर होता है ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, ठीक है, और एनर्जी होती है हाफ cv स्क्वायर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जैसे एनर्जी इसको u लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी बताना चाहिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो दूसरे फॉर्मूले से लिखी, क्योंकि यहाँ पे हमें पोटेंशियल पता है, ठीक है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है इनके बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E by D, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E by D, ठीक है, E इक्वल टू E into D होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E by D, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब हमने क्या किया, इसका डिस्टेंस डबल कर दिया, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज डबल, ये डिस्टेंस है 2d कर दिया इसमें, और एक डायरेक्ट स्लैब लगा दी, ये जो डिस्टेंस है ये d डिस्टेंस की, ठीक है, ये जो है ये डिस्टेंस d है, इसमें स्लैब डाल दी, तो अब हमें इसमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या फर्क पड़ेगा। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था डायरेक्ट स्लैब का, हमने एक पूरी डायरेक्शन की थी कि जब हम अगर डायरेक्ट स्लैब है ये डायरेक्शन की थी कि अगर ये डिस्टेंस जो होता है d होता है और इसमें t हम ये स्लैब जो है ये t डिस्टेंस की लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक उसका हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, इसमें कैपेसिटेंस जो होता है इट एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस t अपॉन q, ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन दिस, ये हमने पूरी डायरेक्शन की है, ठीक है। अगर इसको इससे कंपेयर करें तो इस केस में जो भी इसका कैपेसिटेंस है, ठीक है, सी डैश, ये बिल्कुल एयर कैपेसिटर जैसा होगा, और उसका जो डिस्टेंस जो इफेक्टिव डिस्टेंस हम इसको मान सकते हैं, इसको हम एयर कैपेसिटर की तरह मान सकते हैं, एप्सिलॉन a ऊपर से है, और जिसका हम इफेक्टिव डिस्टेंस ये मान सकते हैं, दिस कैन बी कंसीडर्ड एज इफेक्टिव डिस्टेंस, ठीक है, तो वी कैन कंसीडर इफेक्टिव डिस्टेंस जो इसका है
वो है दिस d माइनस t प्लस t अपॉन k। तो इसका इफेक्टिव डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं और वो इफेक्टिव डिस्टेंस हम यहां डाल देंगे तो वहां से हमारी एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, तो इसका इफेक्टिव डिस्टेंस दिस इज जस्ट लाइक इन कैपेसिटर। इफेक्टिव डिस्टेंस क्या है इसका d, d ये टोटल डिस्टेंस। अगर इनिशियल डिस्टेंस d था तो टोटल डिस्टेंस अब d ना होके ये 2d है, इट इज 2d। ठीक है, इफेक्टिव डिस्टेंस जिसको हम d डैश लिखते हैं वो होगा। इस केस में d कितना है, ये टोटल डिस्टेंस है 2d और प्लेट जो है प्लेट है t, ये जो t है ये d है माइनस t d है अपॉन k। ठीक है, तो अगर सॉल्व करेंगे तो d प्लस d अपॉन k, तो ये एक कैपेसिटर के इक्वल आएगा जिसकी की इफेक्टिव डिस्टेंस हमारा d प्लस d अपॉन k होता है। ठीक है, थोड़ा जगह बनाने के इस तरह वर्क कर देते हैं इसको। ठीक है, अब क्योंकि बैटरी उसी पोटेंशियल पे लगी हुई है जो इनिशियल थी, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा पोटेंशियल सेम है, इस केस में d डैश हो जाएगा, इस केस में d डैश हो जाएगा और ये आ जाएगा पोटेंशियल ओरिजिन है d c बाय k, इसका d कॉमन ले लो 1 प्लस 1 बाय k और तो हो गया d डैश है, ओरिजिनल पास d, ये p डैश इट इज d अपॉन d। ऐसे लोगे ऊपर लेगे तो ये कर जाएगा ऊपर क्या है नीचे p प्लस। ठीक है, और ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, देयरफॉर e डैश ऑफ d, ये तो e है, इट इज k अपॉन k प्लस 1 टाइम्स ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें ये फर्क पड़ेगा, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के इतने टाइम्स हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिड्यूस। और सेकंड पार्ट है द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है c v स्क्वायर। ठीक है, ये पहले केस में है, सेकंड केस में u डैश हो जाएगा इट इज हाफ c डैश v स्क्वायर। ठीक है, अब c डैश निकाल लेते हैं। c डैश हमारा क्या था, ऐसे c डैश पास ये। ठीक है, इफेक्टिव डिस्टेंस हमारा ये था, इसी जगह इस पास d प्लस d बाय k, नीचे आएगा 1 प्लस 1 अपॉन k, c डैश का 2 और सारा k अपॉन d इनटू k अपॉन k प्लस 1। ठीक है, तो c डैश होगा, ये तो ओरिजिनल c है, इट इज k अपॉन k प्लस 1 टाइम्स c। ठीक है, तो ये हमारी नई कैपेसिटेंस। तो फिर कैपेसिटेंस यहां डालें, u डैश को हाफ k अपॉन k प्लस 1 टाइम्स c इनटू v स्क्वायर। अगर डिवाइड करेंगे u डैश अपॉन u, ये बाकी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा k अपॉन k प्लस 1, u डैश विल बिकम k अपॉन k प्लस 1 टाइम्स। ठीक है, तो हमारी फाइनल एनर्जी जो कम हो जाएगी।